देखिए दोस्तों, अगर हमारे भारतीय समाज में जो मौजूद ये डाइवर्सिटी है, जो अलग अलग जो चीजें हैं, और उस डाइवर्सिटी में हम लोग अपनी यूनिटी को कैसे ढूंढते हैं, इस बात को समझना है। तो देखिए, इस बात को समझने के लिए आपको लिए ये चैप्टर जो है आपका एनसीईआरटी का, ये बहुत मदद करने वाला है। यहाँ पे हम लोग क्लास 6 की पॉलिटी शुरू कर रहे हैं। किताब का नाम है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। मैंने क्लास 7 की पॉलिटी भी कंप्लीट की, जिस किताब का नाम है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 2। ये पहला यूनिट है, एक्चुअली पहला चैप्टर है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ किताब का, जिसका जो आप कह सकते हो टाइटल है, उसका टाइटल है डाइवर्सिटी। आपको पता है कि फ्रेंड्स, हमारे देश में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत अलग अलग किस्म के कल्चर्स हैं, बहुत अलग अलग रिलीजन्स हैं, बहुत अलग अलग भाषाएं हैं। उसके बाद भी जो हमारा देश है वो एक है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का कंसेप्ट हम लोग यूज करते हैं। वो कैसे हुआ, उसको यहाँ पे थोड़ा बहुत हम लोग समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे हमारे नेशनल एंथम लिखी हुई है। इस नेशनल एंथम का आप कह सकते हैं कि इंग्लिश ट्रांसलेशन यहाँ पे दे रखा है, तो आप थोड़ा इसको समझिए, खुद से पढ़ के समझने की कोशिश कीजिए। एक छोटा सा नोट है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। जन गण मन वॉज ट्रांसलेटेड बाई गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर फ्रॉम बंगाली टू इंग्लिश इन February 1919 एट मदनपल्ले इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ चित्तूर। ये छोटी सी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, ये मैंने आपको बताया। अब चैप्टर 1 अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, यहाँ पे बात हो रही है। अब देखिए, सबसे पहले तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बच्चों के पर्सपेक्टिव से ये किताब है, लेकिन हाँ, अगर आप पॉलिटी के बेसिक्स को समझ रहे हो और अभी अभी अपनी यूपीएससी या पीसीएस एग्जाम की तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो भी ये चैप्टर आपको उतना ही मदद करेगा। आप अपनी क्लास में चारों तरफ देखिए, और जब अपनी क्लास में आप चारों तरफ अलग अलग बच्चों को देखोगे, तो क्या वो बच्चे आपके जैसे एग्जैक्टली लगते हैं? ऑब्वियसली नहीं दोस्तों। जब आसपास अपने दोस्तों को देखोगे, आपको बिल्कुल क्लियर कट डिफरेंसेस नजर आएंगे अपने दोस्तों में और आप में खुद में। ओके, ना केवल वो अलग आपसे लगते होंगे, ना केवल आपको इससे शक्ल में अलग होंगे, ना ही केवल वो आपसे हाइट में अलग होंगे, कोई मोटा होगा कोई पतला होगा, वो अलग अलग रीजन से आए हुए होंगे, उनके कल्चर्स अलग अलग होंगे, हो सकता है रिलीजियस बैकग्राउंड अलग अलग हो, कोई जैन हो, कोई मुस्लिम हो, कोई हिंदू हो, कोई क्रिश्चियन हो, तो अलग अलग रिलीजन भी हो सकता है। यानी कि अगर आप एक जगह पे चीजों का कंपैरिजन करें, तो कोई भी दो अलग अलग लोग आपको सिमिलर नहीं दिखेंगे, वो बहुत सारी चीजों में अलग अलग होंगे। वो रिलीजन्स में अलग हो सकते हैं, कल्चर्स अलग हो सकते हैं, उनकी लैंग्वेज अलग हो सकती है। और इसीलिए इंडिया बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां बहुत ज्यादा डाइवर्स कल्चर्स मिलते हैं और उन अलग अलग कल्चर्स को लोग फॉलो करते हैं। उसके बाद भी हमारा देश यूनाइटेड है। इसलिए यूनिटी इन डाइवर्सिटी का सिद्धांत अगर कहीं सबसे ज्यादा एप्लीकेबल होता है तो वो इंडिया में होता है। ओके, तो यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है सबसे पहले, हाउ डिड इंडिया बिकम लाइक दिस। तो भैया देखिए, इंडिया इतना डाइवर्स बहुत पहले से था दोस्तों। अभी हम धीरे धीरे देखेंगे कि हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग जगह से लोग आके सेटल हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए इंडिया बहुत ज्यादा डाइवर्स है। फिर आर ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंस अ पार्ट ऑफ डाइवर्सिटी। ज्यादातर तरीके के डिफरेंस हमारे डाइवर्सिटी के पास होते हैं, पार्ट होते हैं। कैन डाइवर्सिटी ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ यूनिटी। बिल्कुल हो सकती है। हमारे देश में आपको यूनिटी इन डाइवर्सिटी का सिद्धांत नजर आता है। यहाँ देखिए, तीन आपको पेंटिंग्स दिखेंगी, तीन अलग अलग बच्चों ने पेंटिंग्स बना रखी हैं। तो देखिए, आपकी एज की, यहाँ पे जब आपकी एज की बात हो रही है, तो 6th क्लास के पढ़ने वाले बच्चे की एज के कुछ चिल्ड्रंस ने ऊपर की 3 पेंटिंग्स बनाई है, जो कि मैंने आपको दिखाई है अभी। और आप अपने हिसाब से एक पेंटिंग यहाँ पे बना सकते हो। जो भी पेंटिंग आप बनाओगे दोस्तों, वो ऊपर दिखने वाली इन 3 पेंटिंगों से बिल्कुल अलग होगी। और क्लास में अगर 60 बच्चे हैं, अगर 8 बच्चे बिना किसी दूसरे की पेंटिंग देखे अपने मन से पेंटिंग बनाएंगे, तो उन सब की पेंटिंग अलग आएगी। क्योंकि हम सब की जो ड्राइंग स्टाइल है वो यूनिक है। हम सब एक दूसरे की तरह एग्जैक्टली नहीं रखते हैं। हम सब लैंग्वेज में डिफर करते हैं, कल्चरल बैकग्राउंड्स में डिफर करते हैं, जो रिलीजन हम फॉलो करते हैं उसमें डिफर करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए, यहाँ पे एक एक्सरसाइज है, fill out the following information about yourself. When I go out, I like wearing. तो इस सवाल का जवाब अगर कोई लड़की देगी तो कुछ लड़कियां बोलेंगी जीन्स, कुछ लड़कियां बोलेंगी सलवार सूट, कुछ लड़कियां बोलेंगी ट्राउजर्स। तो एक लड़की के लिए इस सवाल का जवाब अलग अलग हो सकता है। उसी तरीके से एक लड़का है, अगर वो बोलता है एट होम आई स्पीक इन, तो देखिए मैं हुआ तो बोलूंगा हिंदी। अगर कोई साउथ इंडिया का हुआ, मान लो वो आंध्र प्रदेश का है, तो वो बोलेगा तेलुगु। हो सकता है वो इंग्लिश में बोल रहा हो सकता है कोई नॉर्दर्न एरियाज के गांव के इलाके से आता हो तो वो भोजपुरी बोल रहा हो। तो इस सवाल का जवाब भी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो जाएगा। उसी तरीके से तीसरे और चौथे सवाल का जवाब भी अलग अलग होगा। तो एक्चुअली में यहाँ पे आप करना क्या चाह रहे हो, यहाँ पे आप करना चाह रहे हो कि देखो, अलग अलग बैकग्राउंड के जो लोग हैं ना, वो अलग अलग जवाब देंगे यहाँ पे। और आप देखोगे कि हर केस में जवाब मैच नहीं होंगे।
तो बहुत सारी चीजों में आप देखोगे दोस्तों कि हम दूसरों से बहुत अलग होते हैं। ओके, तो आप ये देखोगे कि अब तक आप रिकग्नाइज कर लोगे कि बहुत सारी चीजों में आप अपने क्लासमेट से बहुत अलग हो सकता है बहुत सारी चीजों में आपके क्लासमेट्स के साथ आपकी कुछ सिमिलैरिटीज भी हो। सिमिलैरिटी इन द सेंस कि जैसे कि आप अपने दोस्तों के साथ इसी एक आइसक्रीम शॉप में जाते हो, आपके एक दोस्त को भी वेनिला फ्लेवर पसंद है, आपको भी वेनिला फ्लेवर पसंद है, तो ये एक सिमिलरिटी हो सकती है। हो सकता है आपका तीसरा दोस्त है, उसको चॉकलेट फ्लेवर पसंद हो, तो वो उससे आप लोग सिमिलर नहीं होंगे। तो कुछ चीजों में हम लोग अपने दोस्तों के साथ सिमिलर हो जाते हैं और कुछ चीजों में हम लोग अपने दोस्तों के साथ सिमिलर नहीं होते। ज्यादातर चीजों में हम लोग सिमिलर नहीं होंगे। अब जब यहाँ दोस्त बनाने की बात होती है तो एक और चीज देखते हैं। डू यू थिंक इट वुड बी इजी फॉर यू टू मेक फ्रेंड्स विद समवन हु इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू? यहाँ पे सवाल पूछा गया है कि क्या आपको लगता है कि ये आपके लिए किसी एक दूसरे इंसान के साथ दोस्ती करना जो आपसे बहुत अलग है, क्या ये एक आसान बात है? देखिए यहाँ पे एक कहानी सी चलती है, कहानी एक किताब से उठाई गई, इस कहानी को हम लोग देखते हैं। एक बॉय था जो कि जनपद क्रॉसिंग पे न्यूज़पेपर्स बेचता था। जनपद क्रॉसिंग एक बहुत बिजी इंटरसेक्शन था और उस जगह से मान लीजिए कि आप साइकिल करके रोज निकलते हैं। यहाँ पे एक पर्सन है जो साइकिल करके रोज निकलता है, साइकिल चला के यहाँ से निकलता है और उसी जगह पे उसको रोज इसी क्रॉसिंग पे एक लड़का न्यूज़पेपर बेचता हुआ दिखता है। ओके, तो जब जब ये लड़का यहाँ साइकिल चला के आता था तब तक ये न्यूज़पेपर बेचने वाला लड़का इसके पास दौड़ के आता था और उसको इंग्लिश न्यूज़पेपर देने की कोशिश करता था कि वो खरीद ले। और ये लड़का जो दौड़ के आता था न्यूज़पेपर बेचने की कोशिश करता था, वो इवनिंग हेडलाइंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्ड्स में चिल्ला रहा होता था। नॉर्मली अगर आपने देखा होगा कि जो लोग न्यूज़पेपर्स बेचते हैं वो हेडलाइंस को चिल्लाते हुए दौड़ते हुए बेचते हैं। तो एक बार क्या हुआ, जो साइकिल लड़का चला रहा था वो रुका और उसने हिंदी पेपर मांगा। तो जैसे ही ये साइकिल चलाने वाले लड़के ने हिंदी पेपर मांगा तो जो लड़का पेपर बेच रहा था वो थोड़ा रुक गया और उसने बोला कि आप हिंदी बोलते हैं? तो जो साइकिल चला रहा था उसने बोला ऑफ कोर्स मैं हिंदी बोलता हूं। तो फिर जो साइकिल लड़का चला रहा था उसने पूछा कि तुम्हें ऐसा क्यों लगा? तो जो लड़का न्यूज़पेपर बेच रहा था उसने बोला कि आप मुझे बिल्कुल अंग्रेज जैसे लगे। तो मैं इस बात पर आश्चर्यचकित होगा कि क्या आपको हिंदी पढ़ना आता है? तो जो लड़का साइकिल चला रहा था उसको गुस्सा आया, उसने बोला मैं हिंदी बोल भी सकता हूँ, हिंदी पढ़ भी सकता हूँ, हिंदी लिख भी सकता हूँ, मेरा हिंदी एक सब्जेक्ट रहा है जब मैंने स्कूल में पढ़ाई की थी। अब जैसे ही उसने सब्जेक्ट बोला, ये जो लड़का चल रहा था सड़क पे जो अखबार बेच रहा था वो सोच की तरफ देखने लगा, उसको सब्जेक्ट उसको समझ भी नहीं आया कि इसका क्या मतलब है। तो जब तक ये साइकिल वाला लड़का उसको सब्जेक्ट समझाने की कोशिश करता तब तक पीछे का जो सिग्नल था वो ग्रीन हो गया। ओके, और सब लोग पीछे से हॉर्न ऑन बजाने लगे। तो साइकिल वाला चुपचाप से अपनी साइकिल चला के निकल गया। वो ये सोच रहा था कि मैं इस लड़के को जो कि यहाँ अखबार बेच रहा है, इसको जो कभी स्कूल गया ही नहीं, उसको मैं सब्जेक्ट का मतलब कैसे समझाऊं। ओके, चलिए एक दिन बीत गया। अगले दिन फिर ये साइकिल चलाने वाला लड़का वहां पे गया। जब साइकिल चलाने वाला लड़का वहां पे पहुंचा तो एक अखबार बेचने वाला लड़का वहीं पे था, उसको तरफ देख के स्माइल कर रहा था। उसने बोला भैया आज का अखबार। उसने भैया न्यूज़पेपर उसको दिया। ठीक है, फिर उसने पूछा, पुराने दिन से डिस्कशन शुरुआत की कि भैया ये सब्जेक्ट क्या चीज है। उसके बाद जब उसने सब्जेक्ट को बोला ना तो जो लड़का साइकिल चला रहा था उसको दूसरे लड़के के यानी कि वो लड़का जो कि अखबार बेच रहा था उसके मुंह से जब सब्जेक्ट सुनाई पड़ा तो उसको बहुत अजीब सा लगा। उसको एक्चुअली में वो सब्जेक्ट ऐसा लगा जैसे कि हम जब ब्रिटिशर्स के राज के अंदर में थे तो एक्चुअली ब्रिटिशर्स वर कॉलोनियल स्टेट, वो हम पे राज करते थे और हम इंडियंस वर सब्जेक्ट टू दिस ब्रिटिश रूल। हम इस ब्रिटिश रूल के सब्जेक्ट्स थे, उनके गुलाम थे। तो जब इस अखबार बेचने वाले लड़के ने सब्जेक्ट बोला ना तो जो साइकिल में बैठ रहा था उसका लड़के को सब्जेक्ट कुछ ये वाला सब्जेक्ट समझ में आया, गुलाम वाला, ऐसे उसको लगा। तो भाई साइकिल चलाने वाले लड़के ने उसको बताया कि भाई सब्जेक्ट का मतलब होता है कुछ पढ़ने वाली चीज। ठीक है, फिर थोड़ी और बातचीत होने लगी चूंकि अभी रेड लाइट हो रखी थी। तो उस साइकिल चलाने वाले लड़के ने इस अखबार बेचने वाले लड़के से पूछा कि तुम कभी स्कूल गए हो? तो उसने जवाब दिया मैं कभी स्कूल नहीं गया था, जैसे ही मैं बड़ा हुआ मैंने काम करना शुरू कर दिया। पहले मेरी मदर भी मेरे साथ काम करने के लिए आती थी लेकिन मैं अब अकेले काम करता हूँ, अकेले काम करके पैसे कमाता हूँ, उन पैसों को अपने घर बेचता हूँ। तो फिर साइकिल चलाने वाले लड़के ने उस लड़के से पूछा कि तुम्हारी माँ कहाँ है? तब तक लाइट ग्रीन हो गई, उसको चलना पड़ा। तो वो लड़का चिल्ला के बता रहा था कि भाई मेरी माँ यहाँ पे है मेरठ में, और फिर उसकी आवाज चली गई क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रैफिक था तो सुनाई नहीं पड़ रहा था। फिर अगले दिन दोनों फिर से मिले तो नाम पूछा इस साइकिल वाले ने इस लड़के का जो कि अखबार बेच रहा था, उसने बताया मेरा नाम समीर है। फिर उसने बहुत शर्मा के इस साइकिल वाले का नाम पूछा तो उसने बोला कि भाई मेरा भी नाम समीर है। दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुराने लगे। ठीक है, तो उस साइकिल वाले लड़के, उस अखबार बेचने वाले लड़के ने बोला कि चलिए हम दोनों का नाम समीर है तो मैं आप हो जाओगे समीर 1
और मैं हो जाऊंगा समीर 2। उसने खुशी खुशी में बात बोली, चूंकि दोनों का ही नाम समीर था तो दोनों को एक नाम से कैसे बुलाया जाए, तो उसने साइकिल वाले को बोला समीर 1 और अपने आप को बोला समीर 2। दोनों लोगों ने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया। जब हाथ मिलाया तो उस साइकिल चलाने वाले को भी बहुत अच्छा लगा, उसको लगा कि इससे मेरी दोस्ती सी हो रही है। अगले दिन वो दोनों फिर मिले। इस बार वो जो अखबार बेचने वाला लड़का था वो स्माइल नहीं कर रहा था। तो जब वो स्माइल नहीं कर रहा था तो जो लड़का साइकिल चला रहा था उसने उससे पूछा कि भाई क्या हो गया, क्यों परेशान हो। तो ये जो लड़का था जो अखबार बेच रहा था वो परेशान था। वो कह रहा था कि मेरे होम टाउन मेरठ में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, वहां पे कम्युनल राइट्स हो गए हैं। तो साइकिल चलाने वाला लड़का बोला कि कम्युनल राइट्स। तब तक उस लड़के ने जो कि अखबार बेच रहा था उसने बताया कि मैं मुस्लिम हूं। ठीक है, तो वो जो समीर था वो मुस्लिम समीर था और चूंकि कम्युनल राइट्स चल रहे थे तो वो रो रहा था। वहां पे जो उसकी फैमिली थी काफी प्रॉब्लम में थी। तो साइकिल चलाने वाले लड़के ने उसको कंसोल करने की कोशिश की, उसके कंधे पे आंख रखा, पर वो बहुत परेशान था। उस दिन तो साइकिल चलाने वाला साइकिल चला के चला गया। अगले बार जब वो साइकिल चला के उस क्रॉसिंग पे आया उसके बाद वो लड़का उसको मिला नहीं जो अखबार बेच रहा था। यानी उस दिन के बाद से उस क्रॉसिंग पे कभी भी वो अखबार बेचने वाला लड़का उस साइकिल चलाने वाले लड़के को नहीं मिला। यानी समीर 2 कभी भी समीर 1 को नहीं मिला। समीर 1 जब भी उस ट्रैफिक लाइट से गुजरता था रुक के उस समीर 2 को ढूंढता था, बट समीर 2 नहीं मिला। और इस समीर 2 का पता कोई भी अंग्रेजी अखबार, कोई भी हिंदी अखबार या कोई भी दूसरा अखबार नहीं दे सकता। ये कहानी है द लाइट चेंज बाय पोली सेनगुप्ता की, काफी मार्मिक सी कहानी है, आप समझ ही सकते हैं। तो आपको यहाँ पे 3 तरीके बताने हैं कि समीर 1 और समीर 2 कैसे डिफरेंट थे और क्या इन डिफरेंसेस की वजह से उनकी दोस्ती रुक रही थी। नहीं फ्रेंड्स, इन डिफरेंसेस की वजह से उनकी दोस्ती नहीं रुक रही थी। इनफैक्ट जब समीर 2 ने समीर 1 को बताया कि मेरी फैमिली प्रॉब्लम में है तो समीर 1 ने उसको कंसोल करने की कोशिश की। तो ये समीर 1 और समीर 2 किन किन चीजों में डिफरेंट थे। पहली बात तो डिफरेंस इस चीज में था कि भाई जो समीर 1 था वो एजुकेटेड था, समीर 2 ज्यादा एजुकेटेड था नहीं। फिर समीर 1 हिंदू था, समीर 2 मुस्लिम था। फिर समीर 1 थोड़ा सा अच्छी फैमिली से था, थोड़ा रिच था, और समीर 2 बिल्कुल ही गरीब था। सिंपल सिंपल 3 डिफरेंसेस आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। फिर समीर 1 को थोड़ी अच्छी इंग्लिश आती थी, समीर 2 को उतनी इंग्लिश आती नहीं थी, वो हिंदी बोलता था। बट उसके बाद भी उनके बीच में एक बॉन्डिंग बन रही थी दोस्तों, और ये बॉन्डिंग, ये जो अलग अलग रिलीजियस बैकग्राउंड था, ये जो अलग कल्चरल बैकग्राउंड था, ये उनकी दोस्ती के आड़े नहीं आ रहा था। यानी यहाँ पे आपको एक सीख मिलनी चाहिए कि कभी भी रिलीजियस बैकग्राउंड, कभी भी आपके कल्चरल बैकग्राउंड आपकी दोस्ती के आड़े नहीं आते हैं। ओके, यहाँ पे आपको पता है कि बताना है कि समीर 1 कौन से फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करता है, समीर 2 कौन से फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट कर रहा है। आपको सीधी सी बात है, हिंदू फेस्टिवल्स और मुस्लिम फेस्टिवल्स के नाम जानना है। ये आप खुद ढूंढिए, बहुत ही आसान सी चीज है, किसी से भी पूछेंगे आपको बता देंगे। अब देखिए, in addition to their diverse religious and cultural backgrounds, there are other ways in which Sameer 1 and Sameer 2 are different from each other. For example, while Sameer 1 goes to school, Sameer 2 sells newspaper. यानी कि केवल रिलीजियस कल्चरल बैकग्राउंड में ही वो अलग नहीं है, वो इकोनॉमिक बैकग्राउंड में भी बहुत अलग है। समीर 1 जो है वो स्कूल जाता है, पढ़ाई करता है, बट समीर 2 वहां पे अखबार बेचता है। क्या समीर 2 चाहे कि वो स्कूल जाए तो वो स्कूल जा पाएगा? नहीं जा पाएगा दोस्तों, नहीं जा पाएगा। इसीलिए राइट टू एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बनाने की कोशिश की गई थी, ताकि समीर 2 जैसे बच्चे स्कूलों में जाके पढ़ सके। समझ गए? आगे देखते हैं। समीर 2 के पास कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है स्कूल जाने की, और आप देखोगे दोस्तों कि आपकी लोकेलिटी में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत गरीब हैं, उनके पास खाने पीने की चीजें नहीं है, रहने की जगह नहीं है, वो भी स्कूल जाना अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन यहां पे डिफरेंस अलग हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो दोस्तों कि मान लीजिए एक लड़का है मोहन त्यागी। मोहन त्यागी शहर में रहता है, एक अच्छी फैमिली का है, ठीक है, और स्कूल वगैरह जाता है, एक अच्छी लाइफ जीता है। और उसके पैरेलल उसका एक दोस्त है, आप कह सकते हो कि रोहित तिवारी। रोहित तिवारी रहता है गांव में, उसके पास खाने पीने की चीजें नहीं है, वो बहुत गरीब है। तो क्या रोहित तिवारी और इस मोहित त्यागी के बीच में कोई कल्चरल डिफरेंस है? क्या कोई रिलीजियस डिफरेंस है? नहीं है। बट फिर भी उन दोनों की औकात में डिफरेंस है, उन दोनों की पैसों के लेवल में डिफरेंस है। इसलिए उनका जो डिफरेंस है वो इनइक्वालिटी की वजह से है। यहाँ समीर 1 और समीर 2 में जो डिफरेंसेस थे बहुत हद तक वो इसलिए आ रहे थे कि दोनों के कल्चरल अलग थे, रिलीजन अलग थे। लेकिन जब यहाँ पे मैंने मोहित त्यागी का एग्जाम्पल दिया और रोहित तिवारी का एग्जाम्पल दिया, तो यहाँ पे इनइक्वालिटी उनके इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से आ रही है।
उन रिसोर्सेज की वजह से आ रही है जिसकी वजह से रोहित तिवारी को वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल सकती जो कि मोहित त्यागी को मिलेंगी। फिर अगर अपनी सोसाइटी में इनइक्वालिटी की बात की जाए तो एक और जो बहुत मेजर फैक्टर है हमारी सोसाइटी में इनइक्वालिटी का, वो है कास्ट सिस्टम। देखिए हमारी सोसाइटी अलग अलग कास्ट में डिसाइडेड है। अर्ली ऋग्वेदिक एरा में तो नहीं, बट लेटर ऋग्वेदिक एरा में कास्ट आने लगा था फ्रेंड्स। तो जब बाद के वेदास लिखे गए ये कास्ट सिस्टम और रिजिड होता चला गया। और इस कास्ट सिस्टम ने क्या बोला कि भाई जो जिस कास्ट में पैदा होगा वो उसी कास्ट का काम करेगा। यानी कि अगर आप एक पॉटर की फैमिली में पैदा करते हो तो आप पॉटर ही बनोगे। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके अंदर क्या टैलेंट है, आप जहां पैदा हो रहे हो आप वही काम करोगे। और आप इससे समझ सकते हो फ्रेंड्स कि टैलेंट को कितना ज्यादा दबाया जाएगा। हर इंसान अपने आप में यूनिक होता है, हर बच्चा अपने आप में यूनिक होता है, हर इंसान की अपनी खुद की एक क्वालिटी होती है। जरूरी नहीं है कि आपके फादर ने जो किया हो आप उस चीज में अच्छे हो सकता है आप किसी और चीज में अच्छे हो। जैसे जैसे आप बड़े होते हो वैसे वैसे आपको अंदर के टैलेंट दिखने लगते हैं। लेकिन उस समय की सोसाइटी में, एंशिएंट इंडिया की सोसाइटी में, जब इस तरीके की कास्ट बांट दी गई और आपके प्रोफेशन को आपके बर्थ के साथ जोड़ दिया गया तो लोगों के टैलेंट को एक तरीके से दबा दिया गया। तो दिस कास्ट सिस्टम वाज आल्सो, आप कह सकते हो कि इट वाज अ वर्जन ऑफ इनइक्वालिटी। ओके, अच्छा यहां पे बात करते हैं हाउ डू डाइवर्सिटी ऐड टू अवर लाइफ। जैसे समीर 1 और समीर 2 दोस्त बन गए। आपके पास भी ऐसे बहुत सारे दोस्त होंगे जो अलग अलग रिलीजन के होंगे, अलग अलग कास्ट के होंगे। जब कभी भी आप किसी अच्छी लोकेलिटी में रहते हो, जब कभी भी जैसे मान लीजिए ईद आई तो ईद में आप किसी अपने मुस्लिम दोस्त के घर जाओगे, वहां पे बिरयानी खाओगे, फिर नहीं खाओगे। या फिर आपके स्कूल में कोई मुस्लिम फ्रेंड है आपका, वो आपके लिए ईद पे बिरयानी लेके आता है। तो इस तरीके की चीजें नॉर्मली हमको देखने को मिलती है। मेरा भी एक दोस्त था यासिर, वो मेरे लिए हमेशा ईद पे बिरयानी लेके आता था। ओके, तो अगर हम लोग किसी एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहां पे थोड़ा सा भाईचारा है तो वहां पे आपको इस तरीके की चीजें देखने को मिल जाएंगी कि अलग अलग रिलीजन के लोग एक दूसरे के रिलीजन में एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं और एक दूसरे के रिलीजन को सेलिब्रेट करते हैं, एक दूसरे के जैसे कपड़े पहनते हैं, एक दूसरे जैसा खाना खाने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे की भाषा को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? इसका मतलब ये हुआ कि भाई डाइवर्सिटी में भी यूनिटी होती है। ये जो फूट डाली गई है ना फ्रेंड्स, ये फूट डाली गई है। जैसे कि आप रिलीजन की बात करो तो हिंदू मुस्लिम रिलीजन की फूट तो डाली गई थी भाई पॉलिटिकल मास्टर्स के चलते। उन पॉलिटिकल मास्टर्स ने फूट डाली अपने राज करने के लिए और देश को तोड़ दिया। ठीक है, सिंपल सी बात है। उसी तरीके से कास्ट सिस्टम में क्या हुआ कि कुछ अपर कास्ट के लोगों ने, पंडितों ने, क्षत्रियों ने अपनी बादशाहत को कायम रहने के लिए कुछ क्लासेस को दबा दिया, क्योंकि जब वो उन क्लासेस को दबाएंगे तब वो अपनी बादशाहत को कायम रख पाएंगे। तो सब कुछ ये हुआ है अपने फायदे के लिए। ये जब भी इनइक्वालिटी की चीज निकल के आती है ना, किसी ना किसी का फायदा उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। लेकिन हम यहाँ पे इतनी सारी चीजों को देख के ये समझ सकते हैं दोस्तों कि भाई चाहे कितनी भी डाइवर्सिटी हो उसमें भी यूनिटी ढूंढना इतना मुश्किल नहीं होता है। अच्छा, यहाँ पे आपको एक लिस्ट बनानी है। मेक अ लिस्ट ऑफ द फूड दैट यू हैव ईटन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। मेक अ लिस्ट ऑफ द लैंग्वेज बिसाइड्स योर मदर टंग दैट यू कैन स्पीक एटलीस्ट 1 or 2 वर्ड्स ऑफ। तो दूसरा क्वेश्चन तो देखिए फ्रेंड्स, अब जैसे महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, गोवा में चले जाएं तो कोंकणी बोली जाती है, उड़ीसा में चले जाए तो उड़िया बोली जाती है, वेस्ट बंगाल में चले जाए तो बंगाली बोली जाती है, गुजरात में चले जाए तो गुजराती बोली जाती है। ये सब एक ही लिपि से निकले हैं, ब्रह्मी लिपि से। ब्रह्मी लिपि से हिंदी भी निकली है। तो ऑब्वियसली बात है इनके वर्ड्स काफी हद तक हिंदी से मैच करते हैं। तो अगर आप महाराष्ट्र में रहते हो तो मराठी के कुछ वर्ड्स आपको पक्का आते हैं, बंगाल में रहते हो तो बंगाली के कुछ वर्ड्स आपको पक्का आते होंगे। इनफैक्ट अगर आप साउथ इंडिया में रहते हो, तमिल लैंग्वेज, आप जो तमिल लैंग्वेज की जो स्क्रिप्ट है, जो लिपि है, वो बिल्कुल अलग है आपकी हिंदी से, तब भी आपको तमिल लैंग्वेज के कुछ वर्ड्स आते होंगे, जैसे मून, रंड, नाल। मैं तमिलनाडु में रहा हूं और मुझे भी कुछ बेसिक शब्द आते थे तमिल के। ओके, उसी तरीके से जब मैं तमिलनाडु में रहने गया, चेन्नई में जॉब करने गया, तो शुरू में मुझे खाने की बहुत प्रॉब्लम हुई। भाई मैं नॉर्थ का आदमी, मुझे दाल चावल खाने की आदत थी। नॉर्थ में ज्यादातर लोग दाल चावल रोटी सब्जी खाते हैं। अब जब मैं वहां पे तमिलनाडु पहुंचा, चेन्नई में रहा, तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम हुई। दाल चावल सब्जी रोटी मिले ही ना। कुछ दुकानों में दाल चावल सब्जी रोटी मिले भी तो महंगी मिले। अब एक मिडिल क्लास आदमी रोज महंगा खाना तो खा नहीं सकता, क्योंकि खाना 3 टाइम खाना है, सुबह दोपहर शाम। तो धीरे धीरे मुझे वहां के लोगों ने बोला कि भाई थोड़ा लोकल खाना ट्राई करो। तो मैंने साउथ इंडियन थाली खाना शुरू किया। उस साउथ इंडियन थाली को जब पहली बार खाया तो उसमें रसम, सांभर, चावल, थोड़ा सा उनका रायता, इस टाइप की चीजें थी। 1-2 बार खाया तो पता नहीं मुझे वो साउथ इंडियन थाली बहुत अच्छी लगने लगी दोस्तों। तो मुझे एक्चुअली में आदत पड़ गई उस जगह का खाना खाने की। उस दिन बाद मैं उस साउथ इंडियन फूड को एंजॉय करने लगा। और ऐसा होता है दोस्तों, जब मैं फिर चेन्नई छोड़ के वापस दूसरी जगह पे गया ना, तो फिर मुझे चेन्नई की उस थाली की कभी कभी याद आती थी, क्योंकि मुझे वही पसंद आने लगी।
समझ गए दोस्तों। फिर आगे चलते हैं। आपने रीड करा होंगे, कुछ स्टोरीज रीड करी होंगी, कुछ एडवेंचर्स रीड करे होंगे, अलग अलग एनिमल्स के बारे में, लोगों के बारे में, घोस्ट के बारे में। कुछ स्टोरीज जो होती है ना वो आपको अंदर से खुश करती हैं। ओके, तो जब आप कोई स्टोरी पढ़ते हो वो चीज आपको अंदर से खुश करती है, तो कभी कभी हो सकता है आपके दिमाग में आता हो कि भाई मैं खुद एक स्टोरी लिखूं। अब मान लीजिए कुछ लोग तो अच्छी स्टोरी लिखते हैं, कुछ लोग अच्छी नॉवेल्स लिख सकते हैं। मान लीजिए कुछ अलग अलग लोग, आप 4-5 दोस्त जो आपके स्कूल के क्लासमेट्स हैं, आप अपने हिसाब से कोई भी स्टोरी लिखो। तो जब आप अपने हिसाब से कोई भी स्टोरी लिखोगे, उस स्टोरी में आप लिखोगे क्या, आप वही आइडियाज को इनकॉर्पोरेट करोगे जो आप अपने चारों तरफ देख रहे हो, जो आप अपनी रियल लाइफ में देख रहे हो, जो आप अपने दिमाग में, अपने इमेजिनेशन में सोचते हो, जो आपने किताबों से देखा है। ओके, तो कुछ लोग जो कि जंगल में रहे होंगे तो वो जंगल से रिलेटेड एनिमल्स के बारे में लिखेंगे, वहां पे उनकी कैसे एनिमल से फाइट हुई, कैसे उन्होंने एनिमल से दोस्ती करी, इसके बारे में लिखेंगे। कुछ लोग जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी वो किंग्स के बारे में लिखेंगे, क्वींस के बारे में लिखेंगे। कुछ लोग लव के लिए लिखेंगे, ऑनर के लिए लिखेंगे, सैक्रिफाइस के लिए लिखेंगे। तो अलग अलग स्टोरी टेलर्स अलग अलग तरीके से अपने एक्सपीरियंसेस को या अपने थॉट प्रोसेस को या अपने इमेजिनेशंस को स्टोरी में उतारेंगे। ओके, फिर यहां पे आपको एक चीज को इमेजिन करना है फ्रेंड्स। जितने भी स्टोरी टेलर्स हैं, आप इमेजिन करिए कि इफ ऑल द स्टोरी टेलर्स एंड राइटर्स दैट यू हैव हर्ड ऑफ एंड रेड so far were forced to live in place where all peoples wore two same colors, red and white, ate same food, maybe potatoes, took care of same two animals, deer and the cat, and to entertain themselves played snakes and ladders, यानी कि लूडो। What kind of stories do you think they would write? यानी कहने का मतलब है कि आप अलग अलग स्टोरी सुनते हैं चारों तरफ से। मान लीजिए कि आप केवल उन लोगों की स्टोरी सुनते हो जिन्होंने या तो केवल दो ही जानवर को देखा है, या दो ही कलर देखे, या दो ही तरीके का खाना खाते हैं, या एक ही तरीके का गेम खेलते हैं। तो जब इस तरीके के लोग स्टोरी लिखेंगे, ऑब्वियसली बात जो उन्होंने देखा है उसी के बारे में लिखेंगे। तो हर चीज आपको बड़ी मोनोटोनस सी लगने लगेगी, बड़ी बोरिंग सी लगने लगेगी, उसमें कोई भी वैरायटी आपको नजर आएगी ही नहीं। क्यों नहीं नजर आएगी? क्योंकि उनकी जो थॉट प्रोसेस है, उनका जो इमेजिनेशन है, उनका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत लिमिटेड है। तो जितना उतना एक्सपीरियंस है उतनी वो स्टोरी लिखेंगे। समझ गए आपको दोस्तों? तो यहाँ पे कहने की बात हो रही है कि जितना ज्यादा डाइवर्सिफाइड आपकी सोच होगी, जितना ज्यादा आप वाइड सोच सकते हो, जितनी ज्यादा आपने अलग चीजों को देखा है, उतना ही ज्यादा वाइड आपका पर्सपेक्टिव होगा, उतनी ही बड़ी आपकी सोच होगी, उतनी अच्छी सोच होगी। इनफैक्ट तो डाइवर्सिटी से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। अब इंडिया में अगर डाइवर्सिटी की बात की जाए फ्रेंड्स, तो इंडिया तो भैया डाइवर्सिटी का देश है। अलग अलग कितनी सारी लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग तरीके के खाने हैं। तो भैया तमिलनाडु में पोंगल खाते हैं भाई, नॉर्थ साइड आ जाएंगे तो दाल चावल खाएंगे। अलग अलग तरीके के फेस्टिवल्स हैं, रिलीजन्स हैं, बहुत चीजें अलग अलग हैं। लेकिन फ्रेंड्स ये जो बहुत सारी चीजें हैं ना, ये बहुत सारी चीजों में सेम भी है। जैसे पोंगल हार्वेस्ट फेस्टिवल है कहाँ का? तमिलनाडु का। और लोहड़ी हार्वेस्ट फेस्टिवल है कहाँ का? पंजाब का। दोनों में सेलिब्रेट आप क्या कर रहे हो? दोनों में अपनी फसलों को सेलिब्रेट कर रहे हो। तो यहां से हमको एक चीज पता करने को मिलती है कि हम अलग अलग जगह में सेम चीज को अलग अलग तरीके से करते हैं। तो दो अलग अलग जगह के मैंने आपको फेस्टिवल्स बताया, और वो फेस्टिवल सेम रीजन की वजह से मनाए जाते हैं। तिब्बत में एक फेस्टिवल है लोसर, ठीक है, लद्दाख रीजन में, सॉरी तिब्बत में नहीं, लद्दाख रीजन में फेस्टिवल होता है लोसर। आप जाके देखिए कि लोसर फेस्टिवल्स को क्यों मनाया जाता है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अब जब डाइवर्सिटी को समझने का जो प्रोसेस है, हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी, इसमें देखेंगे दोस्तों। शुरुआत करते हैं। लगभग 200 साल पहले फ्रेंड्स अगर बात की जाए तो भैया ट्रेन वगैरह नहीं थी, एरोप्लेन नहीं थे, बस कार नहीं थे। लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते कैसे थे? तो भाई या तो वो शिपों पे जाएंगे, या पैदल जाएंगे, या घोड़ों पे, गधों पे बैठ के जाएंगे, या कैमल्स पे बैठ के जाएंगे। तो इस तरीके से वो आप कह सकते हो कि एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। सवाल ये उठता था कि वो जाते क्यों थे? तो कुछ लोग भैया नई जगहों को खोजने में जाते थे कि जब वो नई जगह पे पहुंचेंगे वहां पे वो सेटल हो जाएंगे। कुछ जो बिजनेसमैन थे, जो धंधे वाले लोग थे, ट्रेड पर्सन थे, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, एक जगह से सामान खरीदते थे, दूसरी जगह पे बेचते थे, और बीच का जो उनका मार्जिन होता था वो कमाते थे। अब जैसा कि मैंने बताया कि पहले के जमाने में जो ट्रांसपोर्ट के हमारे पास मेथड्स अवेलेबल थे वो अच्छे नहीं थे। तो उसके चलते हुआ क्या कि भाई लोगों को ट्रेवल करने में समय बहुत लग जाता था, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने में उनको ज्यादा समय लग जाता था। तो उस वजह से जब वो एक बार डिस्टेंस ट्रेवल करके कहीं पहुंचते थे तो वहां पे अच्छे खासे समय के लिए रुकते थे। कहीं पे वो डिस्टेंस ट्रेवल करके पहुंचेंगे, वहां पे अच्छे खासे समय के लिए रुकेंगे। जब वो अच्छे खासे समय के लिए वहां पे रुकेंगे तो वो उसी को अपना घर बना लेंगे, ठीक है। अच्छा, लोग बहुत सारी और वजहों पे भी जाते थे। मान लीजिए आप कहीं पर रह रहे हो और वहां पे
अच्छे कंडीशंस नहीं है, वहां पे रेगुलरली फ्लड्स आ रहे हैं, बाढ़ आ रही है, सूखा पड़ रहा है, खाने पीने की चीजें नहीं उग रही हैं, तो ऑब्वियसली बात है उस जगह को आप छोड़ के जाओगे। तो उस जगह को छोड़ के इतनी हार्डशिप उठा के अपना पूरा सामान उठा के जब इतने महीनों चल के आप कहीं पहुंचोगे तो फिर उस जगह को आप अपना बनाओगे, वहां पे रहोगे और शायद वहां पे आप बस जाओगे। ठीक है, तो इससे हुआ क्या कि लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह पे जाके नई जगहों पे अपना घर बनाया। अब जब जिन जगहों पे जाके वो सेटल हुए, वहां का जो कल्चर था वो उस जगह के कल्चर से अलग था जहां से वो शुरू हुए थे। तो भाई उनकी लैंग्वेजेस बदली, उनका खान पान बदला, उनका म्यूजिक बदला, उनका धर्म बदला, बहुत सारी चीजें इंटरमिक्स होने लगी। कुछ लोगों ने अपने पुराने कल्चर को नहीं छोड़ा, कुछ लोगों ने नए कल्चर को अपनाया, ज्यादातर लोगों ने पुराने कल्चर और नए कल्चर की चीजों को मिक्स कर दिया, तो एक अलग ही तरीके का कल्चर सामने आया। तो आप यहां पे देखोगे दोस्तों दैट द हिस्ट्री ऑफ मेनी प्लेसेस shows us how many different cultural influences have helped to shape life and culture there. Thus, regions become very diverse because of their unique history. यानी कल्चर्स और एक जोग्राफिकल रीजन और उसकी हिस्ट्री, ये तीनों आपस में एक दूसरे के साथ बहुत जुड़े हुए हैं। यानी उस जगह की ये हिस्ट्री बताएगी आपको कि वहां पे कहां कहां से लोग आके सेटल हुए हैं, और जहां जहां से भी लोग आके सेटल हुए हैं वो लोग अपने साथ अपनी कल्चरल प्रैक्टिसेस को लेके आए हैं, और जब वो अपनी कल्चरल प्रैक्टिसेस को लेके आए हैं और वहां पे जो लोग पहले से रह रहे थे उनकी कल्चरल प्रैक्टिसेस जब दोनों मिली तो एक नई तरीके की कल्चरल प्रैक्टिसेस निकली। तो भाई डाइवर्सिटी बढ़ती चली गई, और जैसे जैसे डाइवर्सिटी बढ़ी, पीपल diversity also comes about when people adapt their lives to the geographical area in which they live. यानी कि जब लोग एक जोग्राफिकल एरिया की जो चीजें हैं उसके हिसाब से अपने आप को बदल लेते हैं, अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, उसे भी आप एक तरीके की डाइवर्सिटी बोलोगे। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप समुद्र के किनारे रहते हो तो समुद्र के किनारे रहना पहाड़ के किनारे रहने से बिल्कुल अलग है, बहुत सारी चीजों में अलग है। आप देखोगे जो समुद्र के लोग हैं उनकी स्टेपल डाइट होती है मच्छी बहुत खाते, मछली बहुत खाते। माउंटेन के लोग शायद उतनी मछली ना खाएं। तो कहने का मतलब है कि भाई ज्योग्राफिकल रीजन्स की बात कर लीजिए, हिस्ट्री की बात कर लीजिए, कल्चर्स की बात कर लीजिए, ये सब आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड, ये सारे फैक्टर्स इंटर रिलेटेड है। और ये सारे फैक्टर्स इंटर रिलेट होके एक कॉम्प्लेक्स प्ले के बाद एक चीज निकाल के देते हैं जो कि होती है डाइवर्सिटी। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि डाइवर्सिटी कभी तोड़ने का रीजन नहीं बनती, डाइवर्सिटी हमेशा जोड़ने का रीजन बनती है। इसीलिए आपको कहा जाता है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। अब यूनिटी एंड डाइवर्सिटी कहा किसने था ये भी हम देखेंगे। हमारे देश के किस महान लीडर ने यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का कंसेप्ट दिया था। तो देखिए वो फ्रेंड्स कि भैया हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में, और जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको एक केस बताया कि एक इंसान जो कोस्ट के पास रह रहा है और एक इंसान जो माउंटेनियस रीजन्स में रह रहा है, उसकी बहुत सारी चीजें अलग होंगी, उसकी क्लॉथिंग हैबिट्स अलग होंगी, ईटिंग हैबिट्स अलग होंगी, अलग अलग तरीके का काम कर सकता है वो। लेकिन जैसे जैसे वो फिजिकल सराउंडिंग्स में रहने लगते हैं उस फिजिकल सराउंडिंग्स के हिसाब की अपनी लाइफ को जीने लगते हैं। यानी कि मान लीजिए कोई एक पर्सन एक माउंटेनियस एरिया से कोस्टल एरिया में रहने आया है, तो ऑब्वियसली बात हो सकता है कि वो कोस्टल एरिया में अपने आप को किसी फिशिंग एक्टिविटी से जोड़ ले, किसी फिशिंग सेक्टर में वो जॉब करने लगे, ये पूरी तरीके से पॉसिबिलिटी है। ओके, अब देखिए दोस्तों, अगर आप बात करो एक ऐसे इंसान की जो शहर में रहता है और एक ऐसे इंसान की जो गांव में रहता है, तो जो लोग गांव में रहते हैं वो नेचर के बहुत करीब होते हैं, और जो लोग शहर में रहते हैं वो नेचर के उतने करीब नहीं होते। तो आप देखोगे कि जो सिटी पीपल होते हैं, जो शहर के लोग होते हैं, वो कभी भी अपने वेजिटेबल्स, अपने धान, ग्रेन्स को खुद नहीं उगाते हैं। वो क्या करते हैं, डीमार्ट जाएंगे या किसी और बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाएंगे और वहां से जाके अपने लिए सब्जियां और ये अलग अलग ग्रेन्स जाके खरीद लाएंगे। तो वो मार्केट पे डिपेंड रहते हैं अपने फूड और गुड्स के लिए। जो लोग सिटी में रहते हैं, सिटी के लोग थोड़े अर्बन हो गए हैं, तो वो ये सब चीजें खुद नहीं करते हैं, इनका काम आउटसोर्स हो रखा है, दूसरे करते हैं और ये चीजों को डायरेक्टली परचेज कर लेते हैं। लेकिन गाँव में जो आदमी रहता होगा भाई, उसके घर के बगल में एक बड़ा सा खेत होगा, उस खेत में अपनी धाने उगाता होगा, पास में थोड़ी बहुत जमीन उसने सब्जी उगाने के लिए रख रखी होगी, तो वो सब चीजें खाता है। ओके, अब यहां पे हम लोग देखेंगे कि हिस्टोरिकल और ज्योग्राफिकल फैक्टर्स कैसे एक रीजन की डाइवर्सिटी को अफेक्ट करते हैं। और इसमें एग्जाम्पल दो जगहों का लिया जाएगा, एक लद्दाख का एग्जाम्पल लिया जाएगा, एक केरला का एग्जाम्पल लिया जाएगा। लद्दाख और केरला को आप अपने एटलस पे लोकेट करिए, आराम से मिल जाएगा फ्रेंड्स। लद्दाख तो मैंने आपको पिछले ही वीडियो में एटलस में दिखाया, अपने ज्योग्राफी वाली वीडियोस में दिखा रखा है एटलस में। और केरला को भी मैंने पहले के एनसीईआरटी वीडियोस में दिखा रखा है। केरला आपका मालाबार कोस्ट, हमारे इंडिया के बिल्कुल आप साउथ वेस्टर्न टिप पे चले जाइए, आपको केरला मिल जाएगा। ओके,
अब यहाँ पे आपको कुछ चीजें करनी है। कैन यू लिस्ट 3 ways in which different geographical locations of these two regions would influence the following? यानी कि लद्दाख के लोग किस तरीके के कपड़े पहनते हैं, केरला के लोग किस तरीके के कपड़े पहनते हैं, लद्दाख के लोग क्या खाते हैं, केरला के लोग क्या खाते हैं, लद्दाख के लोग क्या काम करते हैं और केरला के लोग क्या काम करते हैं। यहाँ पे देखिए लद्दाख रीजन का ड्राई बैरन लैंडस्केप दिखा रखा है, बड़ा ही खूबसूरत सा लग रहा है दोस्तों आपको देखने में। एक्चुअली ये सिर्फ देखने में खूबसूरत है, रहने में बड़ा टफ है। अगर आप कभी, जैसा कि मैंने बताया कि मनाली से लेह जाते हैं तो इस तरीके के बहुत सारे ट्रैक्स आपको बीच में पड़ेंगे और यही एक्चुअली में रियल ब्यूटी है लद्दाख की, जिसको देखने के लिए लोग बाइकों से या कारों से इतनी लंबी जर्नी को ट्रेवल करते हैं। अब देखिए लद्दाख की हम लोग बात करते हैं तो देखिए फ्रेंड्स, लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट है, जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। अब तो देखिए जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी अलग हो गई है, लद्दाख यूनियन टेरिटरी अलग हो गई। इसको मैंने पहले मैप में आपको दिखाया। अब लद्दाख में ज्यादा एग्रीकल्चर हो नहीं सकता फ्रेंड्स, वहां पे रेनफॉल होती नहीं, ज्यादातर समय भैया बर्फ जमी रहती है, उधर पे बहुत ठंडी होती है। कुछ ही ट्रीज पाए जाते हैं, जैसे पोपलार के ट्रीज पाए जाते हैं, विलो के ट्रीज पाए जाते हैं, मैंने आपको पहले बताया था। पानी कहाँ से पियेंगे, तो भैया जो ग्लेशियर्स, जो सन मेल्ट होती है उससे ये लोग पानी पीते हैं समर मंथ्स के दौरान। अब यहाँ के जो लोग होते हैं लद्दाख के, वो अपने पास शीप रखते हैं, गोट्स रखते हैं, उस शीप से, गोट से ये लोग वूल निकालते हैं, ठीक है, उनसे पश्मीना शॉल बनती है, पश्मीना शॉल से अच्छा खासा पैसा कमाते हैं ये लोग। फिर गोट का मीट भी खाते हैं ये लोग, उससे इनको मिल्क भी मिलता है। फिर आप देखोगे कि जो लद्दाख के लोग हैं वो वूल कलेक्ट करेंगे गोट से, शिप से, इस वूल को वो लोग बेचेंगे कश्मीर में, ठीक है, वहां पे पश्मीना शॉल वोव की जाएंगी और इन पश्मीना शॉल को काफी महंगे में बेचा जाता है, इंडिया भर में बेची जाती है, बड़ी फेमस हो रही है। फ्रॉड भी बहुत होता है इनको बेचने में, झूठी झूठी बता देंगे भैया ये पश्मीना शॉल है 5,000 रुपए की, होगी भी नहीं। फिर लद्दाख के लोग मीट खाते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स खाते हैं, जैसे चीज और बटर। चीज और बटर इनको याक से मिलता है और भी गोट्स वगैरह से मिलता है। हर फैमिली के पास वहां पे गोट्स हैं, काउज हैं, डिजोज हैं, जिनको याक काउज बोलते हैं। अब चूंकि फ्रेंड्स ये डेजर्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे ट्रेड नहीं होता, ट्रेड भी होता है फ्रेंड्स। एंशिएंट टाइम से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट रहा है। बहुत सारे पासेस है जो यहाँ से तिब्बत में निकलते हैं। अब तो खैर इन पासेस से ट्रेड होता नहीं है क्योंकि चाइना और इंडिया के रिलेशन उतने अच्छे हैं नहीं, बट पहले के जमानों में लोग लद्दाख से तिब्बत की तरफ जाते थे, बहुत सारी अलग अलग चीजें लेके, वो टेक्सटाइल को, मसालों को, रॉ सिल्क और कारपेट्स को लेके लद्दाख से तिब्बत में जाते थे और वहां पे अपनी चीजों को बेचा करते थे। बुद्धिज्म आपका तिब्बत कैसे पहुंचा? तिब्बत पे अभी किसका कब्जा है? चाइन का कब्जा है। तो बुद्धिज्म को तिब्बत भेजा गया लद्दाख के थ्रू। कहा जाता है कि बुद्धिज्म लद्दाख के थ्रू तिब्बत पहुंचा, इसीलिए लद्दाख को आप लिटिल तिब्बत भी बोलते हो। इस्लाम इस रीजन में इंट्रोड्यूस किया गया था लगभग आज से 400 साल पहले, इसलिए लद्दाख में आपको बुद्धिस्ट पॉपुलेशन के साथ साथ एक कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन भी मिलेगी। लद्दाख में भाई एक रिच ओरल ट्रेडिशन है सॉन्ग्स और पोएम्स का, जब बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल किया गया है, जाके देखिए आप। फिर लोकल वर्जन्स ऑफ द तिब्बतन नेशनल एपिक द केसर सागा आर परफॉर्म्ड एंड संग बाय बोथ मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट। तो ये लद्दाख के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बताई। यहाँ पे एक वुमेन है जो कि पश्मीना शॉल को चुन रही है, बुन रही है, वीव कर रही है लद्दाख में। अब देखिए यहाँ पे अब हम लोग केरला स्टेट के बारे में कुछ चीजें देखते हैं दोस्तों। केरला स्टेट हमारे साउथ वेस्ट कॉर्नर में, मैप में पहले दिखा चुका हूं। एक तरफ से वो सी से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ से वेस्टर्न घाट्स के हिल से घिरा हुआ है। यहाँ पे देखिए किस चीज की खेती बहुत ज्यादा होती है, तो भैया यहाँ पे मसालों की बहुत खेती होती है, जैसे काली मिर्च, क्लोव्स, कार्डमम, इन सब की बहुत खेती होती है आपकी केरला में। और केरला में इन मसालों की खेती आज से नहीं कई 100 सालों से हो रही है। इसीलिए जो अरब ट्रेडर्स थे, जो ज्यूइश ट्रेडर्स थे, वो बहुत पहले ही केरला में आ गए थे। फिर द अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट, जिसको आप सर थॉमस भी बोलते हैं, सेंट थॉमस, ये कहा जाता है कि भाई ये आए थे आपके केरला में लगभग आज से 2000 साल पहले और ये क्रिश्चियनिटी को लेके आए थे इंडिया में। यानी क्रिश्चियनिटी इंडिया में, केरला में आई पहले। कहा जाता था कि इस्लाम भी सबसे पहले केरला में ही आया, हमारे वेस्टर्न कोस्ट पे आया था अरब ट्रेडर्स के थ्रू। तो बहुत सारे अरब ट्रेडर्स भी आए केरला में, यहाँ सेटल डाउन हुए। इब्न बतूता है ना, इब्न बतूता ने अपने अकाउंट्स लिखे हैं, उस अकाउंट्स में इब्न बतूता ने लिखा है भाई कि यहाँ पे बहुत सारे मुस्लिम ट्रेडर्स रहा करते थे और मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ पे बहुत रिस्पेक्टेड कम्युनिटी हुआ करती थी उस टाइम पे, जिस समय पे इब्न बतूता यहाँ पे आया था। इब्न बतूता इंडिया में लगभग 700 साल पहले आया था लमसम। फिर भाई पोर्तुगीज आए, पोर्तुगीज ने एक रूट डिस्कवर किया इंडिया को, वो यूरोप से घूमते हुए वास्को डगामा आया और इंडिया में लैंड हुआ। बड़ी ही टफ जर्नी करी उसने समुद्र की, बट उसने रास्ते खोल दिए यूरोपियन पावर्स के इंडिया में एंट्री मारने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि भाई बड़ी केरला में बहुत सारे लोग आए हैं, अरब ट्रेडर्स भी आए, क्रिश्चियनिटी भी आई।
तो बहुत जबरदस्त हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस मिलेंगे आपको केरला के कल्चर में। तो केरला के लोग भाई जुडाइज्म को भी फॉलो करते हैं, इस्लाम को भी फॉलो करते हैं, क्रिश्चियनिटी को भी फॉलो करते हैं, हिंदू धर्म भी वहां लोग मिलेंगे आपको, बुद्धिज्म भी वहां पे मिल जाएंगे। वहां पे जो फिशिंग नेट्स मिलते हैं ना फ्रेंड्स, उनको बोला जाता है चीना वाला। फ्राई करने के लिए वहां पे जो बर्तन इस्तेमाल किए जाते हैं ना, उसको बोला जाता है चीना चट्टी, और इन दोनों में चीना वर्ड कॉमन है। और कहा जाता है ये जो चीना वर्ड है, जो चीन है, ये चाइना को डिनोट करता है। तो यानी कि चाइना के साथ इनके कुछ कनेक्शंस थे एंशिएंट इंडिया में, ये भी वहां के वर्डिंग से पता चलता है। यहाँ का जो लैंड है बहुत फर्टाइल है, क्लाइमेट बहुत सूटेड है, पानी की कोई कमी नहीं है, तो राइस, फिश और वेजिटेबल्स ढेरों में उगाए जाते हैं केरला में, और वहां के लोग खाते भी यही ज्यादा है। ये एक बोट रेस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है केरला को, भाई पूरी दुनिया से लोग इसको देखने के लिए आते हैं। तो बोट रेस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ओनम फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन केरला। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ओनम फेस्टिवल कब सेलिब्रेट किया जाता है केरला में। अब यहां पे हमने देखा कि देखिए केरला और लद्दाख बहुत सारे टर्म्स में अलग है, जैसे ज्योग्राफिकल फीचर्स में वो एक दूसरे से बहुत अलग है, लेकिन कुछ चीजों में बहुत सेम है। जैसे कि वहां पे कल्चरल इन्फ्लुएंसेस आपको थोड़े थोड़े सेम मिलेंगे। केरला में भी चाइनीज ट्रेडर्स आए थे, आपके लद्दाख के रीजन में भी चाइनीज ट्रेडर्स आए थे। केरला में भी अरब ट्रेडर्स आए थे, आपके लद्दाख के रीजन में भी मुस्लिम धर्म आपको मिलता है। तो आप देखोगे कि कल्चरल सिमिलैरिटीज आपको मिलेंगे लद्दाख में और केरला में। वो अलग बात है कि केरला के क्लाइमेट की वजह से वहां पे मसाले ज्यादा उगाए गए, और लद्दाख के क्लाइमेट की वजह से वहां पे एग्रीकल्चर खेती तो नहीं हो पाई, बट वूल को बनाया गया। तो अलग अलग रीजन की वजह से वहां पे ट्रेडर्स गए। तो चूंकि उनका क्लाइमेट अलग है, तो वहां पे अलग अलग तरीके के ऑक्यूपेशंस किए जाएंगे, बट हाँ कल्चरल इन्फ्लुएंसेस काफी सिमिलर मिलते हैं दोनों जगहों पे। तो आप देख सकते हो कि किसी भी एक जगह की कल्चरल लाइफ को अगर आपको पता करना हो, तो उसकी ज्योग्राफी के साथ साथ उसकी हिस्ट्री को खंगालना भी हमें मदद कर सकता है, क्योंकि उसकी हिस्ट्री में हम लोग उन दो बिल्कुल डाइवर्स जगह में कुछ सिमिलैरिटीज को ढूंढ सकते हैं। जैसे मुस्लिम धर्म आपको केरला में भी मिल जाएगा, मुस्लिम धर्म आपको लद्दाख में भी मिल जाएगा। चाइनीज ट्रेड का साक्ष्य आपको केरला में भी मिल जाएगा, लद्दाख में भी मिल जाएगा। ओके। और ये जो डाइवर्स कल्चर्स का इन्फ्लुएंस होता है, ये केवल पास्ट में नहीं होता था, आज के डेट में भी डाइवर्स प्लेसेस का इन्फ्लुएंस हो रहा है। भाई लोग जगह टू जगह वर्क करने के लिए जाते हैं। जैसे कि मैं बताता हूँ कि भाई मैं नॉर्दर्न स्टेट्स को बिलोंग करता हूँ, और मैं चेन्नई में नौकरी करने के लिए गया, तमिलनाडु में। और फिर धीरे धीरे मुझे वहां के कुछ कल्चर की चीजें, जैसे उनके कल्चर में जो उनका खान पान है, उस खान पान को मैंने खुद अडेप्ट किया अपने आप को उस खान पान के हिसाब से। क्योंकि अगर मुझे वहां पे जीना है, तो मुझे वहां के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करना ही पड़ेगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। कोई भी जाएगा उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे यूनिटी और डाइवर्सिटी की, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की। देखिए इंडिया की डाइवर्सिटी हमेशा उसकी एक ताकत मानी जाती है। जब ब्रिटिश रूल कर रहे थे इंडिया को, तो भाई अलग अलग कल्चरल, रिलीजियस और रीजनल बैकग्राउंड के मेन और वुमेन उठ के आए, और उन्होंने ब्रिटिश राज को अपोज किया। और जब ये साथ में लड़े, तभी हमको फ्रीडम मिली। तो हमें अपने ज्वाइंट एक्शन के दम पे हमने ब्रिटिशर से लड़ाई की, साथ में जेल गए, साथ में उनके खिलाफ लड़ाई हुई, और साथ में ही हमको इंडिपेंडेंस मिली। ब्रिटिशर्स हमको डिवाइड कर सकते थे, ऐसा उन्होंने सोचा। कुछ जगहों पे वो हमको डिवाइड नहीं कर पाए, कुछ जगहों पे वो हमको डिवाइड करने में कामयाब रहे। इसलिए आप देखेंगे कि रिलीजन के आधार पे इंडिया और पाकिस्तान बना। इस डिवाइड एंड रूल की जो नींव डाली थी, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ऑफ 1909 से डाली गई थी। 1919 में इसको और स्ट्रेंगन किया गया, और फिर इसको स्ट्रेंगन करते ही गए। ब्रिटिशर्स को समझ में आ गया कि डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी उनके इंडिया में चल जाएगी। तो कुछ जगहों पे तो वो डिवाइड करने में सक्सेसफुल रहे, कुछ जगहों पे वो डिवाइड करने में सक्सेसफुल नहीं रहे। जैसे कि जब जलियांवाला कांड हुआ था, तो उस जलियांवाला कांड के बाद ये जो पोएम है, इस सॉन्ग को गाया गया। तो आप कह सकते हो कि दिस सॉन्ग वाज सन आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसेकर इन अमृतसर, जहां पे एक ब्रिटिश जनरल था, जनरल डायर, जिसको बाद में इंग्लैंड में मार दिया था। एक इंडियन रेवोल्यूशनरी ने, उस इंडियन रेवोल्यूशनरी का नाम क्या है नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो उस ब्रिटिश जनरल ने फायर ओपन कर दी थी। भाई हजारों की तादाद में लोग मर गए थे, बहुत सारे लोग कुएं में कूद गए, उसकी वजह से मर गए, बहुत सारे लोगों को चोट लगी। तो वहां पे भाई रिच, पुअर, हिंदू, सिख, मुस्लिम सब मरे थे। तो उसकी वजह से एक्चुअली मेजरली वहां पे सिख कम्युनिटी थी, तो मेजरली वहां पे सिख कम्युनिटी मरी थी। बट इस चीज के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट हिंदुओं ने भी किया, मुस्लिम्स ने भी किया, अमीर गरीब सब ने किया। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके की चीजों ने हमारी इंडियन सोसाइटी को स्ट्रेंथन किया है। बट हाँ, रिलीजन के बेसिस पे जो हमारी इंडियन सोसाइटी है वो बटी भी है। उसी वजह से हमारा देश का बंटवारा हो गया था, इंडिया और पाकिस्तान मर गया था। यहाँ पे देखिए पंडित नेहरू जी इंडिपेंडेंस डे की स्पीच दे रहे हैं। तो देखिए फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान जो सॉन्ग्स और सिंबल्स उभरे,
वो आज तक हमको अपने कंट्री के रिच ट्रेडिशन के बारे में बताते हैं, जो हमारी कंट्री डाइवर्सिटी की, आप कह सकते हैं ना कि जो हमारी कंट्री में डाइवर्सिटी के लिए रिस्पेक्ट है, वो हमें अपने फ्रीडम स्ट्रगल से पता चलता है। हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में हर कास्ट के लोगों ने, हर रिलीजन के लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और सबके कंबाइंड एफर्ट से हमको आजादी मिली है। ओके, क्या आपको इंडियन फ्लैग की स्टोरी पता है? इंडियन फ्लैग जब भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया, इस इंडियन फ्लैग का प्रयोग किया था लोगों ने। बस उस इंडियन फ्लैग में हमारा जो आज का व्हील है जिसमें 24 स्पोक्स होते हैं, उसकी जगह चरखा हुआ करता था, बिकॉज चरखा वाज अ ट्रेडमार्क ऑफ आवर ग्रेट लीडर गांधी जी। जो किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसको हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा था, उसमें उन्होंने बोला है कि इंडियन यूनिटी इज नॉट समथिंग इम्पोज्ड फ्रॉम द आउटसाइड, बट रादर इट वाज समथिंग डीपर and within its fold the widest tolerance of belief and custom was practiced and every variety acknowledged and even encouraged। कुल मिला के कम शब्दों में मैं आपको बताता हूँ कि जवाहरलाल नेहरू ये बोल रहे हैं कि हमको जो आजादी मिली, वो आजादी हमें अंदर से मिली, अपने एफर्ट से मिली है, ना कि किसी ने हमको बाहर से आके दी है। ओके, और इसमें हमारे जितने भी अलग बिलीफ हैं, जितने भी अलग कस्टम्स हैं, ये हमारी आजादी को, हमारी यूनिटी को बढ़ाते हैं। और इसीलिए नेहरू जी ने एक फ्रेज कॉइन किया था, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ओके, हमारे नेशनल एंथम को कंपोज किया है श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, और यह नेशनल एंथम बताती है द यूनिटी ऑफ इंडिया। ओके, यूनिटी ऑफ इंडिया कैसे बताती है फ्रेंड्स? आप हमारे नेशनल एंथम को पढ़िए, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। भाई हर अलग अलग रीजन का नाम आ रहा है और इस नेशनल एंथम में बताया जा रहा है कि हर अलग अलग रीजन एक्चुअली में एक है और मिलके एक कंबाइंड और यूनाइटेड इंडिया बना रहे हैं। तो ये था फ्रेंड्स पहला चैप्टर क्लास 6 पॉलिटी किताब का, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का। आई होप ये पसंद आया हो आपको। पसंद आया हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक और सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा। अगर आप लाइक करेंगे तो यूट्यूब मेरी वीडियोस को थोड़ा ज्यादा अपने एल्गोरिथम में प्रमोट करेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोविड से बच के रहें। हैव अ ग्रेट डे। गुड बाय।